all of you in my video classes. My dear student, आज आपको हम पर्यावरण से महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर के आपके लिए आए हैं। वो आपकी आगामी परीक्षाओं में एक महती भूमिका निभाएंगी। दोस्तों, पहले भी मैंने पर्यावरण के बारे में कुछ क्वेश्चन बताए हैं और पर्यावरण के बारे में मैंने डेफिनेशन भी बताया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़, पौधे एवं जीव जंतु का जो समूह हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से है, वास्तव में इन सब के सामूहिक सामुच्चय संगठन को ही हम पर्यावरण कहते हैं। दोस्तों, बताया कि भौतिक एवं अजैविक संगठक स्थल, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठनों का सम्मिश्रण ही हमारा पर्यावरण है। लेकिन हमारे इस पर्यावरण को कुछ चीज़ें दूषित करती हैं और उसमें देखते हैं कि हर प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है ना, उर्वरक कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण होते हैं। हर कुछ प्रदूषण में आ जाता है यदि हम उसका रख रखाव सही नहीं करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग दैनिक गतिविधियों में सही न करने की वजह से होता है। आपको इस कड़ी में पहला प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। क्या है वो आपको सामने दिख रहा है। रासायनिक उर्वरक कारखानों में कौन सा प्रदूषण अधिक निकलता है। आपको हमारा क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या लिखा है? रासायनिक उर्वरक कारखानों में कौन सा प्रदूषण अधिक निकलता है। तो दोस्तों, इसका प्रदूषण किस में निकलता है, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों, एक सीसा दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, एक अमोनिया दिया हुआ है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, एक CFC दिया हुआ है। अब दोस्तों, इन पे विचार करना है कि रासायनिक उर्वरक कारखानों में कौन सा प्रदूषण निकलता है। तो दोस्तों, आप देखो, इसमें अमोनिया क्या है? अमोनिया इसमें ऐसी है जो आपका प्रदूषण अधिक निकलता है, यानी आपका बी ऑप्शन आपका जो ये है, ये आपका उत्तर सही होगा। दोस्तों, इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न आ रहा है, कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं। कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं। अब आप देख रहे हैं, इसमें से क्या देख रहे हैं? रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक और ट्रैक्टर और कृषि अपशिष्ट। तो दोस्तों, जरा विचार करें, कृषि क्षेत्र में जो मेरा वायु प्रदूषण है उसका प्रमुख कारण क्या होगा। आपको दिख रहा है, एक तो रासायनिक उर्वरक दिख रहा है, एक रासायनिक कीटनाशक दिख रहा है, एक कृषि अपशिष्ट दिख रहे हैं, एक ट्रैक्टर दिख रहा है। तो आप देखते हैं कि रासायनिक उर्वरक हमारे जो कि हमारी खाद्य श्रृंखला को उपजाऊ बनाते हैं। दूसरा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में बहुत सारा कुछ थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं इससे अधिक आपका नुकसान यहाँ पर क्या करता है? रासायनिक कीटनाशक। जो रासायनिक कीटनाशक हम अपनी फसल को बचाने के लिए डालते हैं, उसके कारण हमारी उसका जो रिएक्शन है वो हमारा वायु प्रदूषण में होता है। तो ये आपका जो ऑप्शन बी है, ये आपका दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ये कि ये हमारा जो है वायु प्रदूषण फैलाता है। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है जो आपको प्रश्न दिया जा रहा है उसके अंतर्गत क्या स्थिति है। इसी तरीके से आपका दूसरा प्रश्न है, आप देखते हैं, ईंधन के रूप में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रचलित नाम क्या है। आज देखते हैं हमारे पास ईंधन के बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। ईंधन की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होते हैं। उसमें से आपको जो ऑप्शन दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, बट इसमें जो ऑप्शन दे रखा है CFC,
ये आपका CFC हो गया। उसके बाद आपका LPG और उसके बाद CNC। उसके बाद देखते हैं चौथा ऑप्शन आपको दिया है CO। तो आपका जो CNC है वो क्या है? ये आपका उत्तर होगा कि ईंधन के रूप में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रचलित नाम। आजकल CNG को प्राथमिकता दी जा रही है। वैसे आप देखते हैं कि बाकी सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमारा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है कि नहीं? अब अगर कभी हाइड्रोजन आ जाए तो हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला होता है, क्योंकि हवा के साथ में मिल करके वो पानी बनाता है और 150 जूल के आसपास उससे ऊर्जा निकलती है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन हल्का सबसे तत्व भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपका आ जाएगा सबसे प्रचलित हमारी प्राकृतिक गैस है, वो आपका हो गया CNG। समझ में आ गया होगा। अक्सर आप देखते हैं CNG हमारे पेट्रोल पंप है उनको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न के रूप में। और अगला प्रश्न है कि कोयला आधारित जो हमारा ताप विद्युत ग्रहों में से कौन सी गैस का सर्वाधिक सर्जन होता है? कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों में कौन सी गैस का सर्वाधिक सर्जन होता है? अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है इसने सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC। तो दोस्तों उत्तर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा, CFC होगा? तो दोस्तों इसमें आपका उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। इसी तरीके से अगला आपका प्रश्न है, किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? अब आप देखते हैं आपको ऑप्शन मिल गया है। क्या आपको ऑप्शन मिला है? पेंट व पॉलिश, चीनी, इस्पात, सीमेंट। दोस्तों बड़े आराम से सोचने का प्रयास करिए कि इसमें से सर्वाधिक वायु प्रदूषण किस में होता है। तो दोस्तों सर्वाधिक वायु प्रदूषण हमारा किस में होता है? पेंट व पॉलिश में। किस में होता है? पेंट व पॉलिश में, यानी आपका हुआ ऑप्शन ए। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, किस महासागर को स्मॉगी सिटी कहा जाता है? किस महासागर को स्मॉगी सिटी कहा जाता है? आपको ऑप्शन मिल गया है, आपको दिल्ली, आपको दूसरा ऑप्शन मिल गया है इंदौर, तीसरा ऑप्शन मिल गया है भोपाल और चौथा ऑप्शन आपको मिल गया है कोलकाता। यानी आप देखते हैं कि जो कोलकाता है इसको आपका कहा गया है, यानी आपका ऑप्शन डी होगा। क्या किस महानगर को कहा गया है स्मॉग सिटी? कोलकाता को। दोस्तों कोलकाता को आनंद सिटी भी कहते हैं, आनंद सिटी भी कहते हैं कलकत्ता को। ठीक है, सर्वाधिक मलिन बस्तियां भी होती हैं, है ना? जो मलिन बस्तियां हैं वो भी प्रतिशत में सर्वाधिक हैं, यानी 51% मलिन बस्ती कलकत्ता में है। ये अलग चीज़ है कि हमारा मुंबई में जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर मलिन बस्तियों का प्रतिशत कम होने के बावजूद भी संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि मात्र 37% वहाँ पर है। कहाँ पर? मुंबई में आपका 37% है, लेकिन यहाँ पर आपका 51% है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न
लेके आते हैं, मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषण स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? आपको प्रश्न मिला, मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषण स्वास्थ्य पर इस समय बहुत चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक एक घर में 4-4 गाड़ियां हैं। तो ये हमें स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित होता है? दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतनी चिकित्सीय संसाधन हैं, इतने उपकरण हैं, इसके बावजूद भी हमारी जो लाइफ है वो कम होती जाती है। जो हमारी जीवन प्रत्याशा है वो हमारी 63.5 ईयर्स के आसपास घूम रही है, कम होती चली जा रही है, जबकि पहले ये सैकड़ों साल हुआ करती थी। तो क्यों? क्योंकि जो कहीं रासायनिक उर्वरक है, कहीं हमारे जो है मोटर वाहन हैं, कहीं विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हैं वो हमें हमारे शारीरिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे पार्ट्स को, शारीरिक पार्ट्सों को, ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, मोटर वाहन हमें समय से बचत कराते हैं, शीघ्र से शीघ्र एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ डिमेरिट्स हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कौन सी चीज़ हमें घातक है, पारा है, अमोनिया है, क्लोरीन है। तो दोस्तों, इसमें से होगा आपका बी ऑप्शन, यानी सीसा। यानी जो सीसा है ये सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला है, इससे हमारे स्वास्थ्य में अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। दूसरा, इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है वायु प्रदूषण का प्रभाव। क्या है? वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है हमारा वो किस में है? आप देखते हैं, आपको पहला चक्रवात दे दिया गया है, दूसरा अम्लीय वर्षा दे दी गई है, और दूसरा मूसलाधार वर्षा दे दी गई है, और आंधी दे दी गई है। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा? यानी हमारी वायु प्रदूषण में सर्वाधिक प्रदूषण कौन पहुंचाने वाला है? ये प्रश्न है। आप देखिए इसको, क्या आएगा? अम्लीय, यानी जो हमारा अम्लीय वर्षा है यही हमें नुकसान पहुंचाता है। चक्रवात हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मूसलाधार वर्षा उतने नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आंधी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन जो हमारा अम्लीय वर्षा है ये हमारे जो है वायु प्रदूषण को बहुत बाधित करती है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको ये पता चला कि हमारा अम्लीय वर्षा हमारी वायु प्रदूषण को ज़्यादा प्रभावी करती है जब हमें ऑप्शन ये मिलते हैं। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है? महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है? आपको दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है? वायु प्रदूषण, और क्या दिया हुआ है? जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण कह सकते हैं, है ना, और क्या है? नाभिकीय प्रदूषण। तो दोस्तों, आप जरा गौर फरमाओ, जो अभी देखिए 2-3 साल से हमारी चाइना में कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, उसके बाद जब हम अपने प्रदेश में आते हैं, दिल्ली में कितना आपातकाल चल रहा होता है कि वहाँ पर जो है आदमी को आपातकाल लगा दिया गया, वहाँ पर निकलेगा नहीं क्योंकि धुंध छटी हुई है, धुंध बहुत है, आप देखते हैं कुछ दिख नहीं रहा है, और वो हमारी श्वसन क्रिया के माध्यम से जा कर के हमें प्रभावित करता है। और आज जब आप देख रहे हैं कि जब अभी कोरोना आया तो कोरोना के चलते हुए जब लॉकडाउन हुए तो विश्वव्यापी स्तर में इसमें काफ़ी सुधार हुआ वायु प्रदूषण से, यानी तो हमारी धूल, कण, गैस जो इधर प्रकार का प्रदूषण था वो धुंध हमारी कम हुई, है ना। तो क्या हो जाएगा उसमें? वायु प्रदूषण। आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न है, क्या ताप विद्युत ग्रहों से निकलने वाली राख से मुख्यतः होता है? क्या ताप विद्युत ग्रहों से निकलने वाली राख से मुख्यतः होता है? क्या होता है? जो आपका जल प्रदूषण है, ऑप्शन आपको दिया, देखो, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है और विकिरण है। तो दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा? आप जरा सोचिए कि जो ताप ग्रह
से निकलने वाली जो राख है वो पड़ती कहाँ है? आप देखो, वो जल में तो डाली नहीं जाती है कि नहीं? और आप देखते हैं कि जिस जगह डाली जाती है तो वो क्या होता है, वहाँ पर वो बैठ जाती है, उड़ती भी नहीं है ना? तो उसके लिए क्या करते हैं, क्या हो सकता है? तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी मृदा प्रदूषण। यानी जिस जगह वो जमेगी तो उससे क्या होगा, डाली जाएगी या किसी तरीके से स्थानांतरित होकर के आ जाएगी, तो क्या होगा दोस्तों, मृदा प्रदूषण होगा। बिल्कुल सरल सवाल है, केवल समझने की ज़रूरत है, लेकिन इसी तरीके से प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं। हरदम आप देखिए, केवल रटे रटाए प्रश्न आपको नहीं आएंगे, लेकिन थिंक और कॉन्सेप्ट आप देखिए, अपना समझिए। इसके साथ आपका अगला प्रश्न लेकर के आए हैं, क्या है, आपका प्रश्न है लगातार गहन कृषि का परिणाम क्या होता है? यानी मृदा की उर्वरता बढ़ना, मृदा में पोषक तत्वों की कमी, मृदा अपरदन, क्षारीयता। ये आपको 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं। इसमें से जब 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आप देखिए कि इसमें आखिर होगा क्या। लगातार गहन कृषि का परिणाम यानी बार बार फसलें उगाना, लगातार हर साल फसलें उगाना, साल में 2 बार फसलें उगाना, साल में 3 बार फसलें उगाना, उसको सांस नहीं मिल रही है। तो दोस्तों क्या होगा, मृदा में पोषक तत्वों की कमी होगी, मृदा अपरदन में कमी होगी, क्षारीयता आएगा, या मृदा की उर्वरता में बढ़ना। लगातार गहन कृषि का परिणाम, लगातार गहन कृषि का परिणाम तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मृदा में पोषक तत्वों की कमी, यानी ऑप्शन बी, है ना? आप देखेंगे अगर आप ज़्यादा लेबर करेंगे तो क्या आपके अंदर, जब आप डाइट से कम लेंगे और लेबर ज़्यादा करेंगे, अनएफिशिएंस हो जाएंगे, तो कितनी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। जब ज़्यादा लेबर करेंगे आपके शरीर को ज़्यादा आएगा, आराम करने का मौका नहीं मिलेगा तो शरीर कमज़ोर होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरीके से आप मिट्टी भी है ना, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, अधिक संचित तथा सघन कृषि वाले भागों की मृदा में प्रायः किसका अभाव रहता है ना? जो अधिक संचित तथा सघन कृषि, जहाँ पर अधिक सिंचाई होती है, सघन कृषि होती है, बार बार कृषि होती है, तो फिर क्या होता है, तो जिंक की कमी हो जाती है कि नहीं? किसकी कमी हो जाएगी, जिंक की कमी हो जाएगी, है कि नहीं? और क्या हो जाएगी, मैंगनीज की कमी हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, लोहे की कमी हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, उत्तर आपका डी हो जाएगा, यानी क्या, आल, यानी सभी चीज़ों की कमी हो जाएगी। जब लगातार करेंगे तो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी ना। जैसे कि हम लोग भी खाना कम खाएंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो अगर ज़्यादा लेबर कर रहे हैं तो ज़्यादा में पोषक तत्वों की भी तो ज़रूरत होगी। और अगर हमारे पास पोषक तत्व नहीं आएंगे, लेबर ज़्यादा करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे दिक्कतें बढ़ने लगेंगी। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, जब हम ज़मीन से अत्यधिक लेते हैं, क्षमता से अधिक लेते हैं, तो वो भी तो दोस्तों कमज़ोर होगी, उसमें भी तो पोषक तत्वों का अभाव होगा। जैसे पोषक तत्व हमारे ज़मीन में है, वैसे दोस्तों पोषक तत्व हम लोगों के शरीर में भी है, क्योंकि हमारा भी शरीर तो ज़मीन के ही तत्वों से मिलकर के बना है। कहते हैं 5 तत्वों से मिलकर के बना है। हमारे शरीर में भी तो इन सब चीज़ की जब कमी आ जाती है, लोहे की कमी आ जाएगी, अनीमिया हो जाएगा, जिंक की कमी, मैग्नीशियम, हमारे यहाँ भी विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाती हैं। दोस्तों इस तरीके से आपका ये प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न आपके लेके आए हैं, मृदा में उर्वरता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव किससे नष्ट हो जाते हैं?
मृदा में उर्वरता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव किससे नष्ट हो जाते हैं? दोस्तों देखते हैं कि हमारी ज़मीन को ताकतवर बनाने के लिए जो उसमें सूक्ष्म जीव मंडल है, जीव है, वो महती भूमिका निभाते हैं ना। जैसे केचुआ वगैरह है और बहुत सारे इस तरह के कीटाणु जीव हैं, वो जो हमारी भूमि की मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, उसको सक्षम करते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सूक्ष्म जीव किससे नष्ट होते हैं, कौन सा उर्वरक डालने के लिए फिर हम लोगों को ज़्यादा लाभ चाहिए, प्रति हेक्टेयर में उत्पादन ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए जब हम लोग क्या करते हैं, तो आपको ऑप्शन दिया गया है। इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है अधिक सिंचाई से, जीवननाशी रसायनों से, कृषि यंत्रों का प्रयोग और उर्वरकों से। देखिए अधिक सिंचाई से तो ऐसा नहीं होगा, कृषि यंत्रों के प्रयोग से भी ऐसा नहीं होगा, उर्वरकों से भी नहीं होगा, लेकिन होगा कब? जब जीवनाशी रासायनिक, यानी ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा, क्योंकि सब हम अब अन्य चीज का प्रयोग करेंगे, जीवननाशी रसायनों का प्रयोग डालेंगे, तो उनके साथ में जो कीड़े मेरे पेड़ों को लग रहे हैं, पौधों को लग रहे हैं, फसल को लग रहे हैं, वो जाकर के जो मिट्टी के हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं, जो उर्वरक बनाते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों उसके साथ वो भी चले जाते हैं, है कि नहीं? जैसे सपोज करो हम अपने गेहूं को सेव करने के लिए उसमें दवा रखते हैं, अब अगर हम बिना धोए उसको करेंगे तो वो क्या होगा? वो नुकसान हमें भी तो पहुंचेगा। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारा हो जाएगा जीवननाशी रसायनों से। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महानगरीय कूड़ा करकट का आधारित जैविक खाद्य संयंत्र स्थापित है। जो महानगरीय कूड़ा करकट है आधारित जैविक जो खाद्य संयंत्र हैं, वो कहाँ पर स्थापित हैं? आप देख रहे हैं कि इसमें जयपुर आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको भोपाल दिया गया है, लखनऊ दिया गया है, अहमदाबाद दिया गया है, बट बेटा इसमें क्या होगा? ये आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद में जो है ये बनाया गया है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि किस पादप को बंगाल का आतंक कहा गया है? किसको कहा गया है? बंगाल का आतंक कहा गया है। किसको कहा गया है? देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है? जलकुंभी, शैवाल, गाजर घास, विलायती बबूल। देखिए ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, आपको थोड़ा विचार करना है तो क्या हो जाएगा इसमें, बिल्कुल सीधा साधा सबको पता होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, यानी जलकुंभी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई बहुत सरल प्रश्न है। देखिए सीट में सरल प्रश्न भी आएंगे, कठिन प्रश्न भी आएंगे, लेकिन मैंने हर तरह के प्रश्नों को डालने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। जिस तरीके से परीक्षा में आते हैं आपको सब तरह से मिलना चाहिए। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेसिबल। क्या हो जाएगा? डेसिबल, यानी ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल से मापते हैं। इसके साथ ही अगला हमारा प्रश्न है, अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण क्या है? अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण है, देखिए ऑप्शन जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, शोर प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। सोचिए जरा इसका उत्तर क्या होगा? यानी अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण दोस्तों जल प्रदूषण नहीं होगा, वायु प्रदूषण नहीं होगा, तापीय नहीं होगा, क्या होगा? शोर प्रदूषण। यानी जो ध्वनि प्रदूषण है, ज़्यादा शोर प्रदूषण है, उससे अनिद्रा होती है। तो यानी आपका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा क्या? शोर प्रदूषण, यानी सी। ठीक है, इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न है, क्या समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, यानी भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन और मैंग्रोव वन।
क्या? मैंग्रोव वन। तो क्या हो रहा है? समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं भूमध्यरेखीय वन, पतझड़ वन, मैंग्रोव वन, कोणधारी वन। तो क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन, है ना? यानी मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं। ये सब हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत नेसेसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, है कि नहीं? तुम्हारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत दोस्तों ज़रूरी है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता से प्रदूषित स्थल के निकट वितरण करने वाले जीव जंतुओं में शिकायत होती है। क्या कह रहे हैं? रेडियो धर्मिता से प्रदूषित स्थल के निकट वितरण करने वाले जीव जंतुओं में शिकायत होती है। आप देख रहे हैं सामने आपके उत्तर है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है त्वचा हटने की, ट्यूमर की, अंधेपन की और बेहोशी की। तो दोस्तों क्या होगा? रेडियो धर्मिता से प्रदूषित स्थलों के निकट वितरण करने वाले जीव जंतुओं में क्या होगा? जो उसके निकट रहते हैं उनके साथ क्या होगा? उनकी त्वचा हटने का अंदेशा है, यानी हमारा त्वचा बीमारी लगने वाली है। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न का उत्तर बनता है त्वचा हटने की, यानी त्वचा संबंधी, है ना? तो इसके बाद अगला प्रश्न है, किस रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण में उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है? क्या है? किस रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है? तो क्या होगा? आपका उत्तर दिया गया स्ट्रॉन्सियस, यूरेनियस और थोरियम, उपर्युक्त सभी। तो स्ट्रॉन्सियम क्या होगा? स्ट्रॉन्सियम होगा कि स्ट्रॉन्सियम यानी ए ऑप्शन कि रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है। इसी की तरह अगला आपको प्रश्न देते हैं, यूरेनियम खनन के दौरान विकिरण का उदाहरण। यूरेनियम खनन के दौरान विकिरण का उदाहरण आप देखते हैं, इसमें आपको धनबाद की खदान मिली, जादूगुड़ा की खदान मिली, झरिया की खदानें मिली और कोरापुट खदानें मिली। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? जादूगुड़ा की खदानें। ऑप्शन आपका सी सही है, यानी जादूगुड़ा की खदानें, यानी धनबाद की नहीं होगा, झरिया नहीं होगी, कोरापुट खदानें नहीं होंगी। इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न बनता है, रेडियोधर्मी तत्वों के विकिरण से उत्पन्न खतरों को कहा जाता है। रेडियोधर्मी तत्वों के विकिरण से उत्पन्न खतरों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियो सक्रिय खतरे, नाभिकीय खतरे, विकिरण खतरे, आणविक खतरे। तो दोस्तों क्या होगा? रेडियो सक्रिय खतरे, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो क्या होगा? रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से जो उत्पन्न खतरा होगा, विकिरण से रेडियो सक्रिय खतरे। ठीक है, इसी तरीके से अगला आपका प्रश्न मिलता है, सोना, पेट्रोलियम तथा कोयला उदाहरण हैं। क्या है? सोना, पेट्रोलियम तथा कोयला उदाहरण क्या है? पहाड़ का है, जीवाश्म का है, खनिज का है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सोना, पेट्रोलियम, कोयला ये सब क्या हैं? ये सब खनिज हैं, है ना, मिनरल्स हैं, यानी क्या है? ऑप्शन आपका बी है। तो और तो कुछ नहीं हो सकता है। देखो कितना सिंपल प्रश्न है। इस तरह से भी प्रश्न आते हैं आपके। दूसरा प्रश्न आपको मिल रहा है कि प्रदूषण के किस स्रोत से समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु होती है? प्रदूषण के किस स्रोत से समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु होती है? अब आप देखते हैं क्या है इसमें। आपको दिया गया है एक तैलीय प्रदूषण,
वाहितमल, रेडियो सक्रिय पदार्थ, औद्योगिक। आप देखिए समुद्री चिड़ियों के सर्वाधिक क्या होता है, देखिए आप जलपोत जाते हैं, जो तैलीय प्रदूषण होता है, कभी कभी टैंकर लीक होते हैं, जो जलपोत चलते हैं उससे उसका प्रदूषण होता है, तो देन उससे डेफिनेटली क्या होता है, तैलीय प्रदूषण, यानी ऑप्शन ए। इस तरीके से आपको समझ में आ गया, इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, इस अपनी समझ से ऐसे देखे जाते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है कि नहीं। अब अगला है समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं। समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं। बहुत सारी घटनाएं देखो होती हैं इससे, है ना, इसीलिए देखिए वो भी प्रश्न बना है, इससे संबंधित भी प्रश्न बना है। और सबसे पहले जो आवागमन था वो भी आप देखते हैं जलपोत के माध्यम से ही था, बड़े बड़े टैंकर्स, बड़ा बड़ा सब कुछ, उसी में ही सब कुछ होता था, है कि नहीं। तो इतना तेल कंज्यूम होता है ना, सब वहीं से निकलता है। तो अब आप देखते हैं कि तेल सतह पर फैलने से उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑयल सिल्क कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑयल सिल्क कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन सी हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपका अगला प्रश्न आता है, क्या अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र क्या है। अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र क्या है, क्या है। आप देखते हैं, आपको क्या है, बॉम्बे हाई, दीव, आलिया वेट, दमन। तो दोस्तों क्या होगा, बॉम्बे हाई होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। ये आपका है सबसे प्रमुख तेल उत्पादक आपके ऑप्शन के अनुसार। इसी के साथ आपका अगला उत्तर बनता है, अगला प्रश्न बनता है, निरंतर होने वाले सामान्य शोर को दुष्प्रभावों के कारण कहते हैं। क्या कहते हैं, मीठा जहर कहते हैं, या धीमा जहर कहते हैं, या तीव्र जहर कहते हैं, या स्थायी जहर कहते हैं। देखो आपके ऑप्शन दिए गए, क्या कहेंगे, निरंतर होने वाले सामान्य शोर से तो क्या होगा, धीरे धीरे असर पड़ेगा, है ना, धीरे धीरे दुष्प्रभाव पड़ेंगे। तो वीकेंड से क्या होगा, धीमा जहर, ऑप्शन बी, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका देखिए ये भी उत्तर आपका निकल आया। इसके साथ आपका अगला प्रश्न बनता है, क्या कि पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित अजैविक की मात्रा कहलाती है। क्या कहलाएगी, सफिंद्रण, स्थायी अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हो जाएगा निर्जीव अवस्था, यानी ऑप्शन सी। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित अजैविक की मात्रा कहलाती है निर्जीव अवस्था। तो इस तरीके से आपका अगला प्रश्न आता है, रेडियो सक्रिय तत्व है, क्या है, एल्युमिनियम। सोच लो दोस्तों, हो नहीं सकता। कैल्शियम दोस्तों है नहीं, तांबा है नहीं, क्या होगा, क्या होगा आपका, यानी आपका उत्तर निकल आया सी, यानी यूरेनियम। तो इस तरीके से आपको हमने आज बताए पर्यावरण से संबंधित एक सीट आपके समक्ष डिस्कस की। कल हम अपने इसी श्रृंखला में दूसरी एक सीट आप लोगों के सामने उपस्थित करने वाले हैं। और इसी के साथ आप सभी छात्र छात्राओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।